किसी भी आम कॉर्पोरेट ऑफिस का नज़ारा अगर दिमाग में लाया जाए ना, तो वहाँ अक्सर एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो मतलब शायद पूरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा होशियार है। हाँ, और जो सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है। एग्जैक्टली मतलब वो कभी छुट्टी नहीं लेता, ईमानदारी की एकदम मिसाल होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वो इंसान पिछले 5 या 7 साल से एक ही डेस्क पर बैठा अपना काम कर रहा है। सही बात है। जबकि उसी ऑफिस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका टैलेंट शायद एवरेज लेवल का हो। हाँ, जो उतनी मेहनत भी नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीधा डायरेक्टर या वीपी की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि बचपन से हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही आइडियल सा, एक आदर्शवादी इक्वेशन डाला जाता है कि बस कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी से अपना काम करो और सक्सेस खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन जब असल दुनिया से सामना होता है ना, तो ये सीधा साधा इक्वेशन पूरी तरह से टूट जाता है। वही तो, ऐसा आखिर होता क्यों है कि टैलेंट और मेहनत अक्सर पीछे छूट जाते हैं और पावर या नई अपॉर्चुनिटीज किसी और के हाथ लग जाती हैं। देखो, ये ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे हर प्रोफेशनल को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। बचपन में जो सिखाया गया था वो आइडियल इक्वेशन दरअसल एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। मतलब हम बस खुद को तसल्ली दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सोचना बहुत सुकून देता है कि दुनिया पूरी तरह से फेयर है और हमारी मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो लोग इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। किस्मत सबसे आसान बहाना है ना? एग्जैक्टली। सच्चाई तो ये है कि सरफेस के नीचे ना एक हिडन गेम चल रहा है जिसमें रूल्स कुछ और ही हैं। रॉबर्ट ग्रीन जैसे राइटर्स ने हिस्ट्री और इन्हीं पावर डायनामिक्स का बहुत गहराई से एनालिसिस किया है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। पावर डायनामिक्स के ये जो छुपे हुए रूल्स हैं, ये पिछले 500 सालों से वैसे ही काम कर रहे हैं। और जो लोग ये समझ लेते हैं कि ये गेम कैसे खेलना है, वो आगे निकल जाते हैं। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम इन पावर डायनामिक्स को डीकोड करें और हम ना सिर्फ किताबी थियरी पर बात नहीं करेंगे। हाँ, थियरी से कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमें कहानी के जरिए समझेंगे। मान लेते हैं एक कैरेक्टर है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन उस टिपिकल अच्छे एम्प्लॉय का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो बेहद सच्चा है। हाँ, कभी किसी दूसरे के आइडिया का क्रेडिट नहीं लेता, पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहता है और उसका मानना है कि उसका काम ही उसकी असली पहचान है। अर्जुन की ये प्रोफाइल ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ही आम है। ऐसे लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनका काम फ्लॉलेस होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर वो बिल्कुल जीरो होते हैं। उन्हें लगता है कि ऑफिस बस एक जगह है जहां जाओ और काम करो। सही कहा। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जहां भी इंसान इकट्ठा होते हैं ना, वहां एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल पावर गेम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो अर्जुन की कहानी में यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। कंपनी में अप्रेजल का टाइम आने वाला है और अर्जुन को पूरा भरोसा है कि इस बार तो उसे एक बड़ा प्रमोशन जरूर मिलेगा, क्योंकि उसमें साल भर बहुत शानदार काम किया है। राइट, एग्जैक्टली। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग तय होती है जिसमें सारे टॉप बॉसेस आने वाले हैं। अर्जुन डिसाइड करता है कि वो इस मीटिंग में अपना एक मास्टरपीस आइडिया प्रेजेंट करेगा। ओ वाओ, लगता है उसने बहुत मेहनत की होगी इसके लिए। बहुत ज्यादा। वो लगातार कई रातें जागकर एक कमाल की प्रेजेंटेशन बनाता है। मीटिंग वाले दिन वो पूरे जोश के साथ खड़ा होता है और अपने बॉस के सामने पूरी लीडरशिप टीम को वो आइडिया समझाता है। और रिएक्शन कैसा था सबका? आइडिया इतना बेहतरीन होता है कि रूम में बैठा हर इंसान हैरान रह जाता है। लोग तालियां बजाते हैं, उसके विजन की तारीफ करते हैं। अर्जुन को लगता है कि बस उसने बाजी मार ली है। ये क्लासिक गलती है। और मैं बता रही हूँ, जब कुछ हफ्तों बाद प्रमोशन की लिस्ट आई होगी तो अर्जुन का नाम वहां नहीं होगा। वेट, सच में? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसे कोई और छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और वो आइडिया किसी और टीम को दे दिया गया। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा होगा कि दुनिया बहुत अनफेयर है। लेकिन सच्चाई ये है कि अर्जुन काम में अच्छा होने के बावजूद पावर के इक्वेशन से बिल्कुल अनजान था। उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने अनजाने में ही सही पर पब्लिक फोरम में अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश की। मतलब उसने अपने ही मास्टर को आउटशाइन कर दिया। द फर्स्ट रूल ऑफ पावर। एग्जैक्टली, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर इसको हम एक मूवी की एनालॉजी से समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी फिल्म में एक सपोर्टिंग एक्टर
अपनी एक्टिंग से लीड हीरो का ही सीन चुराने लगे। है ना? सारा अटेंशन और तालियां सपोर्टिंग एक्टर को मिलने लगे। हाँ, अब लीड हीरो जिसके पास असली पावर है, उसे ये उसका टैलेंट नहीं लगेगा, उसे ये एक डायरेक्ट थ्रेट लगेगा, एक खतरा। और क्योंकि पावर हीरो के पास है, वो डायरेक्टर से कहकर उस सपोर्टिंग एक्टर का रोल ही कटवा देगा या उसे फिल्म से ही निकलवा देगा। ये एनालॉजी इस सिचुएशन को बहुत एक्यूरेटली समझाती है, लेकिन इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल रीजन है ना, वो और भी ज्यादा गहरा है। वो कैसे? देखो, जो भी इंसान पावर में होता है, उसकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड होती है सुपीरियर फील करना। ये ह्यूमन ईगो का बहुत ही फ्रैजाइल हिस्सा है। जब अर्जुन ने वो शानदार प्रेजेंटेशन दी तो सबने उसकी तारीफ की, लेकिन उसी वक्त बॉस के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। बॉस को लगा होगा कि उसका अपना इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। बिल्कुल। और उसे लगा होगा कि ये जूनियर शायद कल को मेरी ही कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है। और जब किसी को खतरा महसूस होता है तो उसका बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होता है? उस खतरे को खत्म करना। ये तो बहुत लॉजिकल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब क्या टैलेंटेड लोगों को हमेशा बेवकूफ दिखने का नाटक करना चाहिए? नहीं, अपने टैलेंट को मारना सोल्यूशन नहीं है, इसे स्ट्रैटेजिकली यूज करना होता है। अर्जुन को वही आइडिया पहले अकेले में जाकर अपने बॉस के साथ डिस्कस करना चाहिए था। अच्छा, मतलब बॉस को उस आइडिया में शामिल करना चाहिए था। एग्जैक्टली। बॉस को इनपुट देने का मौका देना चाहिए था, ताकि जब वो आइडिया सबके सामने प्रेजेंट हो तो बॉस को लगे कि ये उसकी भी जीत है। जब पावर में बैठे लोग सिक्योर फील करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनके लिए खतरा नहीं है बल्कि उनकी ही चमक बढ़ा रहा है, तभी वो उस इंसान को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही डीप इनसाइट है। अब अर्जुन की एक दूसरी बड़ी गलती पर आते हैं। उसने जोश में आकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपना पूरा प्लान A to Z एक ही बार में सबके सामने खोलकर रख दिया था। क्योंकि उसे लगा होगा कि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ, उसे वही आइडियल बात लगी, लेकिन रियल वर्ल्ड में अपने इंटेंशंस को इस तरह से एक्सपोज कर देना बहुत भारी पड़ता है। सही बात है। आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर में ट्रांसपेरेंसी वर्ड को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन पावर डायनामिक्स की दुनिया में अपने प्लान्स पहले से बता देना खुद को कमजोर करने जैसा है। रूल नंबर 2 यही कहता है, कंसील योर इंटेंशंस। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है? इसके पीछे मिस्ट्री और प्रिडिक्टेबिलिटी का साइकोलॉजी होता है। इंसान का दिमाग नेचुरली उस चीज से डरता है या अट्रैक्ट होता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। जब आप पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं ना, जब आपके सारे पत्ते टेबल पर खुले होते हैं, तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। क्योंकि जब सबको आपके इरादे पता हैं तो आपके ओपोनेंट्स आसानी से आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और अगर आइडिया सच में अच्छा है तो कोई भी उसे कॉपी कर लेगा। बिल्कुल। और एक और बात, जब लोग किसी बड़े गोल के बारे में पहले से सुन लेते हैं तो वो अक्सर उसे शुरू होने से पहले ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अर्जुन ने अपने सारे पत्ते पहले ही खोल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके आइडिया का क्रेडिट धीरे धीरे पूरी टीम में बंट गया। ये तो हमने हिस्ट्री में भी देखा है ना, जो महान स्ट्रैटेजिस्ट होते थे वो हमेशा खामोशी से काम करते थे। हाँ, वो अपने फाइनल गोल को कभी बाहर आने नहीं देते थे। लोगों को सिर्फ उनके एक्शंस दिखते थे, पर मंजिल क्या है ये किसी को नहीं पता होता था। जब काम पूरा हो जाता है और डायरेक्ट रिजल्ट सामने आते हैं, तब जो वो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो आपकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा है। अगर हमें अपनी इंटेलिजेंस को छुपाना है, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं, एकदम चुपचाप काम करना है, तो फिर ऑफिस में हमें कोई नोटिस कैसे करेगा? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है ना? एक इनविजिबल इंसान को वो पहचान या वो प्रमोशन कैसे मिलेगा जिसका वो वेट कर रहा है? अर्जुन की प्रॉब्लम भी तो यही थी। वो इतना चुपचाप काम करता था कि वो एकदम इनविजिबल सा हो गया था। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है। और यहीं पे पावर गेम का एक और बहुत जरूरी रूल सामने आता है। रूल नंबर 3, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया में जो चीज दिखाई नहीं देती, जिसका कोई एग्जिस्टेंस फील नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मतलब टैलेंट चाहे कितना भी हो, अगर कोई देख नहीं रहा तो सब बेकार है। एग्जैक्टली। हर कीमत पर ध्यान खींचना जरूरी है, लेकिन ध्यान खींचने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बदतमीज हो जाएं या बिना वजह लाउड हो जाएं। तो फिर एक प्रोफेशनल सेटिंग में एक अच्छे तरीके से अटेंशन कैसे पाया जाता है? इसका मतलब है अपनी एक अलग और खास पहचान बनाना, एक डिस्टिंक्टिव प्रेजेंस।
ये काम करने का एक खास तरीका हो सकता है, एक अलग कम्युनिकेशन स्टाइल या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई अनोखा नजरिया। मतलब भीड़ से अलग दिखना। हाँ, जब भीड़ में सब एक ही रंग के कपड़े पहने हो तो कोई अलग से नजर नहीं आता। आपको अपनी एक ब्रांडिंग बनानी होती है। अर्जुन की जरूरत से ज्यादा ह्यूमिलिटी ने उसे उसी भीड़ का एक गुमनाम हिस्सा बना दिया था। पर एक सेकेंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हर कीमत पर विजिबल होना है, अटेंशन पाना है, लेकिन दूसरी तरफ पावर डायनामिक्स का एक और बड़ा फेमस रूल है, रूल 4, जो कहता है कि अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अपनी एब्सेंस का यूज करो। सही पकड़ा आपने। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे काम करेंगी? या तो इंसान प्रेजेंट रहेगा और अटेंशन लेगा, या फिर गायब हो जाएगा। ये दोनों एक टाइम पर कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्रडिक्शन लग जरूर सकता है, लेकिन असल में ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजी है। इसे हम स्ट्रेटेजिक एब्सेंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स का वो बेसिक रूल पता है ना आपको? जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, डिमांड और सप्लाई का खेल। इंसानों पर भी यही लागू होता है। जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है, हर छोटी बात पर तुरंत रिप्लाई करता है, हर मीटिंग में बस वहां मौजूद रहता है, तो लोग उसे बहुत हल्के में लेने लगते हैं। मतलब हमेशा आप यस मैन बने रहने से हम अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। एकदम सही। लेकिन जब कोई स्ट्रेटेजिकली गायब होता है तो वो लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ह्यूमन ब्रेन को ना एम्प्टी स्पेसेस फिल करने की आदत होती है। जब आप वहां नहीं होते तो लोग सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। वो आपकी एब्सेंस को फील करते हैं। तो मतलब तुरंत अवेलेबल होना कई बार डेस्परेशन लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। रेयर चीजें हमेशा वैल्यूएबल होती हैं। इसलिए पहले अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाकर विजिबल होना जरूरी है, और फिर सही टाइम पर थोड़ा सा पीछे हटना उस पहचान की वैल्यू को और बढ़ा देता है। ये सच में बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा वापस अर्जुन की उस प्रेजेंटेशन वाली रात पर चलते हैं। अर्जुन ने रिसर्च तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन जब वो बोल रहा था ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक हेजिटेशन थी, एक हिचकिचाहट थी। राइट। हाँ, उसके बोलने में एक शायद ये काम कर जाए वाली वाइब थी। वो पूरी तरह से बोल्ड नहीं था। और ये एक ऐसी गलती है जो बड़े बड़े टैलेंटेड लोग करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 5 है, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। दुनिया हमेशा उन लोगों के पीछे चलती है जो कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। सही बात है। अगर कोई कॉन्फिडेंस से कोई रास्ता दिखाता है तो हम नेचुरल तरीके से उसे फॉलो करने लगते हैं। एग्जैक्टली। इसके ऑपोजिट हेजिटेशन से ना डाउट पैदा होता है, और डाउट किसी वायरस की तरह बहुत जल्दी फैलता है। अगर किसी को खुद अपने ही आइडिया पर पूरा भरोसा नहीं दिख रहा है, तो रूम में बैठा दूसरा इंसान उस पर क्यों भरोसा करेगा? इसका ना एक एवोल्यूशनरी रीजन भी है। ओ, वो कैसे? पुराने जमाने में जब कोई ट्राइब किसी खतरे में होती थी, तो लोग उस लीडर के पीछे चलते थे, जो बिना कांपे एक डायरेक्शन में उंगली दिखाता था, क्योंकि उस वक्त हेजिटेशन का सीधा मतलब मौत होता था। और हमारा दिमाग आज भी उसी तरह से वायर्ड है। वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। और इसीलिए अगर कोई अंदर से पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं भी है ना, तब भी उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक सिग्नल है, एक इशारा है, जिसे दूसरों का सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कैच कर लेता है। अर्जुन के आइडिया में दम तो था, पर उसकी हेजिटेशन ने आइडिया की आधी पावर वहीं खत्म कर दी थी। तो अब तक हमने इस बारे में बात की कि खुद के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन इस पूरे गेम में बाकी लोग भी तो शामिल हैं। हर इंसान के अपने इंटेंशंस होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। तो ऑफिस या किसी भी सिस्टम में दूसरों के साथ कैसे डील करें? दूसरों के साथ डील करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उनकी साइकोलॉजी को समझना। रूल नंबर 6 कहता है, डिस्कवर ईच पर्सन्स वीकनेस। हर इंसान की कुछ खास कमजोरियां होती हैं। एक सेकंड, कमजोरी सुनकर थोड़ा डार्क या मैनिपुलेटिव नहीं लग रहा है? नहीं, यहाँ वीकनेस का मतलब किसी को ब्लैकमेल करना या नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल खालीपन, एक वॉइड होता है। कुछ खास मोटिवेशंस होती हैं, कुछ गहरे डर होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर उनका ईगो टिका होता है। क्या इस कॉन्सेप्ट को हम किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? बिल्कुल। एक बेहतरीन लीडर वही होता है जो अपनी टीम के हर मेंबर के असली मोटिवेशन को समझता है। किसी को पैसे से मोटिवेशन मिलती है, तो किसी को सिर्फ पब्लिक में तारीफ सुनने से। हाँ, किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो किसी को नए चैलेंजेस। एग्जैक्टली।
जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सामने वाले इंसान को असल में क्या चीज़ ड्राइव कर रही है, आप उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दुनिया की पूरी मार्केटिंग और नेगोशिएशन ना इसी एक प्रिंसिपल पर काम करती है। तो ये किसी का फायदा उठाना नहीं है, नहीं। बल्कि लोगों को डीपली समझना है। हाँ, ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस का सबसे बेसिक टूल है। अर्जुन ना सबको एक ही तराजू में तोलता था। वो सबसे सिर्फ लॉजिक के बेस पर बात करता था, जबकि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशंस से चलते हैं। सही बात है। अब अर्जुन की एक और आदत थी जो उसे बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। वो हमेशा दूसरों का काम करने के लिए रेडी रहता था। कोई भी उससे मदद मांगता, वो बिना सवाल किए अपना टाइम दे देता था। उसे लगता था कि इससे लोग उसे पसंद करेंगे। और यहीं पर हमारा रूल नंबर 7 आता है, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त की चीजों से दूर रहो। आज की इस मॉडर्न दुनिया में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज फ्री मिलती है ना, उसकी एक बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट होती है। हाँ, जैसे हमारा डेटा या हमारा टाइम। बिल्कुल। फ्री चीजों के पीछे हमेशा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, और इसका दूसरा साइड अर्जुन जैसे लोगों पर डायरेक्ट अप्लाई होता है। जब कोई अपनी स्किल्स, अपना टाइम और अपनी एनर्जी लोगों को फ्री में देने लगता है, तो लोग उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सही कहा। उन्हें लगता है कि इसका टाइम तो हमेशा अवेलेबल है। अपनी कीमत खुद तय करनी पड़ती है। जब कोई अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के लिए एक राइट प्राइस डिमांड करता है, चाहे वो पैसे के रूप में हो या रिस्पेक्ट के रूप में, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी होती है। और जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया उसे कभी सीरियसली नहीं लेती। एग्जैक्टली। ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम इस डीप डाइव के सबसे फिलॉसफिकल और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वो रूल जो कहता है कि पानी की तरह आकारहीन होना चाहिए, बी फॉर्मलेस। इसका क्या मतलब हुआ? ये इस पूरी डिस्कशन का सबसे गहरा थॉट है। पानी का अपना कोई फिक्स्ड शेप या आकार नहीं होता, राइट? उसे जिस बर्तन में डालो वो वैसा ही हो जाता है। हाँ, ब्रूसली का वो फेमस कोट भी तो यही कहता है, बी वाटर माय फ्रेंड। एग्जैक्टली। अगर पानी के रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो वो उससे टकराकर वहीं रुक नहीं जाता, बल्कि उसके किनारे से बह निकलता है। वो रिजिड नहीं होता, पर फिर भी वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट सकता है। अगर इस पानी वाली एनालॉजी को हम आज के कॉर्पोरेट या बिजनेस वर्ल्ड से जोड़ें, तो ये कैसा दिखेगा? मान लीजिए एक इंसान अर्जुन की तरह बहुत रिजिड है। उसका मानना है कि मैं तो ऐसा ही हूं और मैं ऐसे ही काम करूंगा। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही तो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पुरानी लेगेसी कंपनी हो जो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करने से मना कर दे, जैसे कोडैक या नोकिया। उन्होंने टाइम के साथ खुद को फॉर्मलेस नहीं किया, अपनी पुरानी सक्सेस पर अड़े रहे और खत्म हो गए। ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ वो मॉडर्न स्टार्टअप्स होते हैं जो लगातार पिवट करते हैं। जब मार्केट बदलता है तो वो अपना प्रोडक्ट बदल देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। पावर डायनामिक्स में भी यही होता है। मतलब हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। बिल्कुल। जो लोग किसी एक खास स्ट्रैटेजी, एक पहचान या काम करने के एक ही तरीके से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। सिचुएशंस बदलती हैं, बॉस बदलते हैं, ऑफिस का माहौल बदलता है। और अर्जुन अपनी ईमानदारी के उस आइडियल तरीके पर इतना रिजिड था कि उसने कभी खुद को नई सिचुएशन के हिसाब से ढालने की कोशिश ही नहीं की। एक अच्छे इंसान के तौर पर उसकी नीयत बहुत अच्छी थी, पर एक प्रोफेशनल के तौर पर उसने कभी उस गेम का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। और जो लोग बदलाव के साथ खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते, वो जल्दी टूट जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का असली मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं है, बल्कि चेंज के हिसाब से सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होना है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि अर्जुन का आखिर क्या हुआ? क्या वो वही उस ऑफिस में बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा, या उसने कुछ बदलाव किए? कहानी का एक दूसरा बहुत ही पावरफुल साइड भी है। उस बड़े झटके के बाद ना, अर्जुन ने पावर डायनामिक्स के इन रूल्स को डीपली समझा। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि दुनिया उसके आइडियल्स के हिसाब से नहीं चलती, और फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने प्रैक्टिकली क्या चेंजेस किए? सबसे पहले उसने अपने बॉस को इनसिक्योर फील कराना बंद कर दिया। जब भी उसके पास कोई नया और शानदार आइडिया होता, वो डायरेक्ट मीटिंग में उसे प्रेजेंट नहीं करता था। तो वो क्या करता था? वो पहले अपने बॉस के कैबिन में जाता, उनसे अकेले में सलाह लेता, और धीरे धीरे उस आइडिया को इस तरह से शेप करता कि बॉस को लगे कि ये विजन उसी का है। इससे बॉस सिक्योर फील करने लगा, और वो खुद लीडरशिप मीटिंग्स में अर्जुन की तारीफ करने लगा। वाह,
और यकीनन उसने अपने इरादों को भी छुपाना शुरू कर दिया होगा, राइट? बिल्कुल। उसने कैंटीन या कॉफी मशीन के पास खुलेआम अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करना बंद कर दिया। वो खामोशी से अपना काम करता रहा और अपने काम के डायरेक्ट रिजल्ट से बात करने लगा। और उसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल का क्या हुआ, जो हेजिटेशन थी पहले? उसने उसे पूरी तरह ठीक किया। उसने हेजिटेशन को साइड में रखा और जब भी बोला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। एक और बड़ा चेंज, उसने हर किसी का फ्री में काम करना बंद कर दिया। इससे लोगों को उसके टाइम की असली वैल्यू समझ आई। मतलब उसने अपनी एक अलग पॉजिटिव और रेयर पहचान बना ली। तो इन सब स्ट्रैटेजिक चेंजेस का रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर कंपनी में उसकी पोजीशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली जो पहले किसी और को मिल रही थीं। टीम में एक रिस्पेक्ट मिली और फाइनली उसे वो प्रमोशन भी मिला जिसका वो सच में हकदार था। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत जरूरी बात क्लियर करनी होगी। क्या ऐसा करने के लिए अर्जुन को अपने प्रिंसिपल से समझौता करना पड़ा? क्या वो कोई चालाक या मैनिपुलेटिव इंसान बन गया? बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने अपने काम की क्वालिटी कभी कम नहीं की। उसने किसी के साथ चीट नहीं किया और ना ही कंपनी का कोई नुकसान किया। उसने सिर्फ ये एक्सेप्ट किया कि दुनिया एक गेम है और पावर डायनामिक्स रियल हैं। उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, एक बार जब उसने रियलिटी को मान लिया और रूल्स को समझ लिया तो उसने स्ट्रेटेजिकली खेलना शुरू कर दिया। तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को, इस डीप डाइव को एक कोर मैसेज में रैप अप करें तो वो क्या होगा? कोर मैसेज बहुत ही क्लियर है। ये मान लेना कि दुनिया अनफेयर है बहुत आसान है, और सच तो ये है कि दुनिया अनफेयर हो भी सकती है, लेकिन जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें स्ट्रेटेजिक विजडम को मिलाते हैं तब असली पावर पैदा होती है। सही बात है। गेम तो चल रहा है, अब ये हर इंसान की अपनी चॉइस है कि वो इसके रूल सीखकर इसे जीतना चाहता है या फिर बाहर बैठकर सिर्फ किस्मत को कोसना और कंप्लेन करना चाहता है। रियलिटी और विजडम का ये कॉम्बिनेशन ही असल में असली पावर है। तो आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला थॉट यहाँ छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, क्या है वो? एक पल के लिए ना बस सोचिए, किसी भी आम ऑफिस में या आपकी जान पहचान वालों के सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें देखकर अक्सर ये ख्याल आता है कि ये इंसान तो बस लकी है या इसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है जो इसे इतनी जल्दी तरक्की मिल गई। इस थॉट पर थोड़ा गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। क्या ये सच में मुमकिन है कि वो लोग सिर्फ किस्मत वाले नहीं हैं? क्या ये हो सकता है कि वो पिछले कई सालों से चुपचाप इसी पावर डायनामिक्स का हिडन गेम खेल रहे हों और आज तक किसी ने उनके इस छिपे हुए खेल को नोटिस ही ना किया हो? आज के डीप डाइव में बस इतना ही।